दीपिका अपनी माँ सुनीता के साथ रहती है। दीपिका बहुत दुखी है क्योंकि उसकी माँ को कोढ़ की बीमारी है और उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती है और कमजोरी इतनी हो गई है कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही। तभी उसको बेतहाशा खांसी होने लगती है और ये देख दीपिका घबरा जाती है। माँ तुम घबराना नहीं, मैं अभी आती हूँ। तू कहाँ जा रही है मेरी बेटी? मदद मांगने जा रही हूँ माँ, मैं तुम्हें यूँ मरता हुआ नहीं देख सकती। दीपिका रोते रोते दर दर की ठोकरें खाकर लोगों से मदद मांगती है। काका मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। अरे हट यहाँ से, और काम नहीं है क्या तुम लोगों को? जब देखो भीख मांगने आ जाते हो। काकी आप कुछ मदद कर दीजिए ना। हट परे, बीमार माँ की बीमार बेटी, हमें भी अपनी माँ की बीमारी लगाएंगी क्या? काकी ऐसा मत कहो, मेरी माँ मर जाएगी। दीपिका आते जाते कई लोगों से मदद मांगती है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब उसे धक्के देकर जा रहे थे। तभी दीपिका को सामने एक मंदिर नजर आया। वो उस मंदिर में गई और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी। हे माँ दुर्गे, मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी माँ को ये तड़पते हुए नहीं देख सकती। माँ मेरी सहायता कीजिए माता रानी। तभी एक साधु उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी अगर तुम सच में अपनी माँ को सही करना चाहती हो तो तुम्हें पहाड़ी पार करके जाना होगा। वहाँ उस पहाड़ी पार एक जादुई नदी बहती है। जादुई नदी वो दूध की नदी है। उस दूध को यदि तुम अपनी माँ को पिला दोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर बेटी रास्ता बहुत कठिन है। कोई नहीं साधु बाबा, मुझे उनकी बहुत चिंता है, मैं उनके लिए कहीं भी जा सकती हूँ। दीपिका एक लोटा लेकर पहाड़ी के ऊपर चलने लगती है और ऐसे ही चलती जाती है। नंगे पैरों से वो बच्ची चले ही जा रही थी। सूरज भी छिपने को था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पैरों में भी छाले पड़ गए थे पर उसने तब भी हार नहीं मानी और आखिरकार वो पहुँच ही गई उस जादुई दूध की नदी के पास। जैसे ही दीपिका ने उस नदी में लोटा डाला तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। शाबाश बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी बेटी हो। माँ की जान बचाने के लिए इतना कठिन रास्ता चुनने में भी तनिक नहीं सोचा और अपने पैरों की छालों की परवाह किए बगैर यहाँ तक पहुँच गई। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये देखना चाहती थी कि तुम इस दूध के काबिल हो भी या नहीं, पर तुम इसके काबिल हो मेरी बच्ची। तुम इस दूध को ले जाओ और अपनी माँ को पिला देना। तुम्हारी माँ का सारा कोढ़ दूर हो जाएगा और पैसों की भी तुम्हें कोई तंगी नहीं होगी। बस कुछ बूंदे जमीन पर डाल देना और कहना, हे जादुई नदी के दूध धन दो, तो ये वहाँ तुम्हें धन देगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और दीपिका वो दूध लेकर घर आ गई और अपनी माँ को उसने वो दूध पिला दिया। दूध को पीते ही उसकी माँ एकदम ठीक हो गई और वो खड़ी हो गई। फिर कुछ बूंदे उसने जमीन पर डाल दी और कहा, धन दो। तो देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग गया। ये देख उसकी माँ भी हैरान थी पर दीपिका ने उसे पूरी बात बताई। मेरी बेटी तूने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। उनके पास अब पैसे भी थे जिनसे उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाया और ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत होती तो वो जादुई दूध की नदी से उसकी सहायता करते। एक गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया, अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा
रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ, कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं, इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।
मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे।